नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, उत्तराखंड LT 2024 में टीचिंग एप्टीट्यूड में यूनिट नंबर 2 जो है, आज का हमारा टॉपिक है CCE कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इससे संबंधित हम आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराएंगे और क्वेश्चन से संबंधित कोशिश करेंगे कि महत्वपूर्ण उसके कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करते हैं चले। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है। तो CCE के संदर्भ में कौन सा जो है यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं है, इसके बारे में हमने देखना है। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है, इसमें यह शिक्षकों के लिए छात्रों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है, या फिर यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में नवीनतम विकास है, यह छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर इसमें हो सकते हैं। तो सही आंसर इसका जो है, जो CCE के मामले में सही नहीं है, तो यह है, यह शिक्षकों के लिए छात्रों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। तो ये ऑप्शन इसमें गलत है। अब क्यों है गलत, आइए इस पर बात करते हैं। तो देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसे आमतौर पर CCE के रूप में जाना जाता है, विचार प्रक्रिया पर और याद रखने पर जोर देता है। क्योंकि CCE में छात्रों के विकास के सभी पहलू शामिल होते हैं, अतः यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE के अधिनियम के साथ 2009 में CBSE द्वारा मूल्यांकन की विद्यालय आधारित प्रणाली के रूप में शुरू की गई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम विकास है। साथ में यह विद्यार्थियों के बीच अध्ययन के लिए रुचि पैदा करता है और संज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक और भावात्मक क्षेत्र सहित छात्रों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करता है। साथ में पारंपरिक कागज कलम परीक्षण विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों की सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं करते हैं, क्योंकि वे रटने पर आधारित होते हैं, जबकि CCE मूल्यांकन की निरंतरता और नियमितता पर जोर देकर बच्चे के विकास के शैक्षिक और सह-शैक्षिक दोनों पहलुओं का आकलन करता है। अतः शिक्षकों के लिए छात्रों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि CCE के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें सही नहीं होगा, जो पहला वाला था, जिसमें शिक्षकों के लिए छात्रों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। तो निरंतर, सिर्फ निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका नहीं है, जबकि ये अपने आप में निरंतर के साथ जो है व्यापक स्तर पर जो है परीक्षण करने का एक आसान तरीका होता है। इसलिए सिर्फ यहाँ पर निरंतर की बात हो रही है, निरंतर ही नहीं है, सतत के साथ व्यापक भी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सतत व व्यापक मूल्यांकन के क्या मायने, यानी कि इनका अर्थ क्या है सतत और व्यापक मूल्यांकन का। विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, बिल्कुल नहीं है। बच्चे के समग्र विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये भी नहीं है, केवल वाले आंसर तो होंगे नहीं। तो सही आंसर इसमें है, बच्चे के समग्र विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, ये सही आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन है, इस पर देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसे CCE कहते हैं, मूल्यांकन की एक प्रणाली है जिसका उद्देश्य छात्र के विकास की समग्र रूप से उसका आकलन करना है, जिसमें संज्ञानात्मक विकास है, भावात्मक विकास है और शारीरिक विकास सहित उनके व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। साथ में यह एक छात्र केंद्रित दृष्टिकोण भी है, जो शैक्षणिक वर्ष के अंत में नहीं बल्कि पूरे वर्ष लगातार छात्र की प्रगति का आकलन करने पर केंद्रित होती है। साथ में CCE प्रणाली पारंपरिक शैक्षणिक मूल्यांकन से परे है और इसमें खेल, संगीत, नृत्य कला, सामुदायिक सेवा जैसी सह पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियां शामिल होती हैं, जो छात्र के समग्र विकास में मदद करती हैं। यह छात्र के व्यवहार, दृष्टिकोण और मूल्यों को भी ध्यान में रखती है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ बच्चे के समग्र विकास से संबंधित स्कूल की गतिविधियों के सभी पहलुओं को शामिल करना है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन में सभी चीज़ें आएंगी, शैक्षिक चीज़ें भी आएंगी और सह शैक्षिक चीज़ें भी इसके अंतर्गत आएंगी। अगला प्रश्न है, व्यापक मूल्यांकन शब्द का क्या तात्पर्य है। जो व्यापक है, जैसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, इसमें जो व्यापक मूल्यांकन है, इस शब्द का अर्थ क्या है। कई बिंदुओं पर मूल्यांकन करना, शिक्षकों के समूह द्वारा मूल्यांकन करना,
छात्रों के विकास के शैक्षिक और सह शैक्षिक पहलुओं का मूल्यांकन करना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहने का मतलब अगर हमने इस पर बात की थी कि शैक्षिक गतिविधियां हैं और सह शैक्षिक गतिविधियां हैं, दोनों का जो है आप मूल्यांकन इसके द्वारा किया जाता है। तो सही आंसर इसमें 3 होगा। इसका एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, व्यापक शब्द का तात्पर्य है कि विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। सबसे पहले सीसीई प्रकृति में व्यापक है क्योंकि यह विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक विज्ञान, कार्य शिक्षा और शारीरिक स्वास्थ्य गतिविधियों से लेकर विभिन्न स्कूली विषयों में शिक्षार्थियों की उपलब्धि का ध्यान रखता है और साथ ही साथ इसमें दृष्टिकोण, मूल्य, जीवन कौशल, रुचियां, आदतें आदि जैसी सह शैक्षणिक क्षमताओं का आकलन भी इसमें शामिल है। दूसरा, शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त उपकरणों और तकनीकों के संदर्भ में सीसीई प्रकृति में व्यापक है। इसमें विभिन्न उपकरण जैसे अवलोकन, साक्षात्कार, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, दस्तावेज विश्लेषण, पोर्टफोलियो, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड और मूल्यांकन की तकनीक जैसे समनुदेशन, परियोजना, क्विज, वाद विवाद, चर्चा, क्लब गतिविधियां, प्रदर्शन, प्रयोग आदि शामिल होते हैं। तीसरा, सीसीई प्रकृति में व्यापक है क्योंकि इसका उपयोग अधिगम समझने, लागू करने, विश्लेषण करने, मूल्यांकन करने और बनाने जैसे विभिन्न अधिगम के परिणामों का आकलन करने के लिए किया जाता है। तो इसलिए इसमें इसके अंतर्गत जो है शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियां शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है, सीसीई आरंभ किया जाता है। जो सीसीई है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, इसका जो है ये आरंभ किया जाता है। 1 वर्ष में एक बार आरंभ किया जाता है, वर्ष भर आरंभ किया जाता है, समय समय पर जो है यहाँ पर इसे लागू किया जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर इसमें हो सकते हैं। तो वर्ष भर, इसका सही आंसर क्या होगा? वर्ष भर। 1 वर्ष में 4 बार ऐसा कुछ नहीं है, वर्ष भर इसे जो है लागू किया जा सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के तहत 2009 में सीसीई लागू किया गया था। इस योजना में छात्रों के पूरे वर्ष, ध्यान रखना, छात्रों के पूरे वर्ष सभी पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है और अंकों को ग्रेड में बदल दिया जाता है। इसे छात्रों पर काम का बोझ कम करने और जीवन के सभी पहलुओं में उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया गया था। मूल्यांकन प्रणाली को रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन में विभाजित किया गया है। इसने अधिक प्रभावी शिक्षण अधिगम स्थिति विकसित करने में शिक्षकों की सहायता की है। अतः हम निष्कर्ष निकाल के ये कह सकते हैं कि सीसीई एक सतत प्रक्रिया है जो पूरे वर्ष भर चलती रहती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है इसमें, सतत व व्यापक मूल्यांकन का सतत पहलू मूल्यांकन के डॉट डॉट और डॉट डॉट पहलू का ध्यान रखता है। तो किन किन 2 चीज़ों का ध्यान रखता है? निरंतर और आवधिक, निरंतर और वैधता, निरंतर और विश्वसनीयता, और उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जो सतत पहलू मूल्यांकन के ध्यान रखना, निरंतर और आवधिक पहलू का ध्यान रखता है। एक तो निरंतर होता है और साथ में यहाँ पर जो है टाइम से उसमें जो है गैपिंग भी होती है, तो आवधिक पहलू का ध्यान भी रखता है। निरंतर भी होता है और उस निरंतर के बीच में एक समय अंतराल होता है, उसका भी ध्यान इस सतत व व्यापक मूल्यांकन में रखा जाता है। तो सही आंसर इसमें पहला होगा। आइए इसका जो है डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। सतत व व्यापक मूल्यांकन छात्रों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों जैसे संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक में रचनात्मक और योगात्मक दोनों मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों के अधिगम के प्रदर्शन को सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया है। सतत व व्यापक मूल्यांकन की निम्न विशेषताएं होती हैं। यह छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को सम्मिलित करने वाले छात्रों का एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है। साथ में सतत व व्यापक मूल्यांकन का सतत पहलू मूल्यांकन के निरंतर और आवधिक पहलू का ध्यान रखता है। निरंतर का अर्थ निर्देशों की शुरुआत में छात्रों का मूल्यांकन करना होता है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन की कई तकनीकों का इसमें उपयोग करता है। बढ़ते हैं आगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य
क्या है। तो उद्देश्य तो काफ़ी होते हैं, जो मुख्य उद्देश्य क्या है इस पर बात करते हैं। शिक्षक को पाठ्यक्रम पूरा करने में मदद करना, विचार प्रक्रिया पर बल देना और याद करने या रटने को हतोत्साहित करना, बच्चों की प्रगति से माता पिता को संतुष्ट करना, या फिर विद्यालय के कामकाज की निगरानी करने में अधिकारियों की मदद करना। तो ये तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। विचार प्रक्रिया पर बल देना और याद करने या रटने को हतोत्साहित करना, तो ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है, तो ये आंसर इसका सही होगा। शिक्षक को पाठ्यक्रम पूरा करने में मदद करना, ये भी नहीं है, तो सेकेंड आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रायः CCE के रूप में जाना जाता है। इसको CBSE द्वारा 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अध्यादेश के साथ मूल्यांकन के एक विद्यालय आधारित प्रणाली के रूप में पेश किया गया था। सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य विचार प्रक्रिया पर जोर देना और याद करने या रटने को हतोत्साहित करना होता है। तो इस पर आप देख लीजिए कि विचार प्रक्रिया पर जोर देना और याद करने या रटने को हतोत्साहित करना होता है, क्योंकि CCE छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को अपने आप में शामिल करता है। इस CCE के जो उद्देश्य हैं, अगर और उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो इसमें मूल्यांकन की निरंतरता और नियमितता पर जोर देना, एक बच्चे की वृद्धि के दोनों शैक्षिक और सह शैक्षिक पहलुओं का आकलन करना, आवश्यक सुधार करने के लिए अधिगम की विधियों को रिकॉर्ड करना, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से मूल्यांकन को सीखने का अभिन्न अंग बनाना, संज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक और भावात्मक पक्ष से छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, ये इसके प्रमुख रूप से उद्देश्य होते हैं। अगला प्रश्न है, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन CCE के तहत निम्न में से कौन सा एक सामाजिक व्यक्तिगत गुणवत्ता का मूल्यांकन नहीं है। यानी कि सामाजिक व्यक्तिगत गुणवत्ता का जो है मूल्यांकन अपने आप में नहीं है। स्वच्छता, चित्रकारी, सहकारिता, अनुशासन। तो देखिए स्वच्छता अपने आप में सामाजिक होती है चीज़ें, इसमें सहकारिता भी होती है सामाजिक, और अनुशासन भी अपने आप में सामाजिक होता है। तो चित्रकारी इसमें सही आंसर होगा। आइए इस पर भी हम डिटेल से इस पर बात करते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन, अब इसमें हमने बात किया CBSE द्वारा 2009 में इसे जो है RTE के तहत जो है शामिल किया गया था। CCE एक एकीकृत तरीके से बच्चों के संज्ञानात्मक, शारीरिक, भावात्मक, मनोसामाजिक और सामाजिक व्यक्तिगत पहलुओं को विकसित करने पर जोर देता है। CCE के तहत मूल्यांकन किए जाने वाले बच्चे के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों में शामिल होती है सहानुभूतियाँ उनके अंदर जागृत करवानी होती है, अनुशासन, सहयोग, पहल करना, दूसरों के लिए चिंता करना, स्वच्छता आदि का ध्यान रखना। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चित्रकारी एक सामाजिक व्यक्तिगत गुणवत्ता नहीं है जिसका मूल्यांकन CCE के तहत किया जाता है। तो चित्रकारी अपने आप में क्या है, ये व्यक्तिगत गुण के अंतर्गत आता है, ये सामाजिकता में और सामाजिक गुण अपने आप में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए। शैक्षणिक मूल्यांकन, निरंतर मूल्यांकन, पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, या हर 6 महीने के बाद मूल्यांकन। तो इसमें जो है छात्रों के मूल्यांकन के लिए लगभग निरंतर मूल्यांकन इसमें किया जाना चाहिए। तो इस पर हम देखते हैं डिटेल्स में। मूल्यांकन एक समयावधि में एकत्र की गई गुणात्मक और मात्रात्मक जानकारी के आधार पर बहुमूल्य निर्णय लेने की एक प्रक्रिया को संदर्भित करता है। निरंतर मूल्यांकन का उपयोग छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि सतत मूल्यांकन से मदद मिलती है। तो निरंतर मूल्यांकन जो है किया जाना चाहिए। शैक्षिक योजना के बारे में विश्वसनीय निर्णय लेना, अधिगम प्रक्रिया या कार्यक्रम की प्रभावशीलता का निर्धारण करना, छात्रों और शिक्षकों दोनों को रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना, एक बच्चे की वृद्धि के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पहलुओं का आकलन करना, साथ में अपेक्षित शिक्षण उद्देश्यों के संबंध में शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन करना अपने आप में जो है मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का उद्देश्य इनमें से कौन सा है। केवल छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करना। जो देखो केवल वाले आंसर तुम सीधा हटाएंगे। केवल बालक की तर्क शक्ति का मूल्यांकन करना, ये भी नहीं है। केवल छात्र की समझ का मूल्यांकन करना, तो ये निगेटिव आंसर तो वैसे ही नहीं होने हैं। तो विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, जिसमें शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियाँ आती है, हर प्रकार का विकास आते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, जितने भी प्रकार सामाजिक जितने भी प्रकार के विकास है सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो चौथा आंसर इसमें सही होगा। तो इसमें देखते हैं डिटेल में।
सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का उद्देश्य विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना है, क्योंकि यह संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और भावात्मक क्षेत्र सहित छात्रों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करता है। इसके अन्य उद्देश्यों में मूल्यांकन की निरंतरता और नियमितता पर जोर देना होता है। एक बच्चे की वृद्धि के दोनों शैक्षिक और सह शैक्षिक पहलुओं का आकलन करना, विचार प्रक्रिया पर जोर देना और स्मृति पर जोर नहीं देना। विचार प्रक्रिया को बढ़ाना है, याद करने पर जोर नहीं देना है। आवश्यक सुधार करने के लिए सीखने के तरीकों को रिकॉर्ड करना। नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से मूल्यांकन को सीखने का अभिन्न अंग बनाना, ये जो है सीसीई के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं हो सकता है? संचित अभिलेख, दत्त कार्य, अभिभावक शिक्षक बैठक, उपाख्यानात्मक परीक्षण। तो ये क्या नहीं हो सकता है इसमें? अभिभावक शिक्षक बैठक अपने आप में जो है सीसीई का हिस्सा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो आइए देखते हैं इस पर। सीसीई के उद्देश्यों के अनुसार संचयी अभिलेख, दत्त कार्य और उपाख्यानात्मक अभिलेख सीसीई का भाग हो सकता है। संचित अभिलेख का बच्चों की उपलब्धि, प्रगति, स्वास्थ्य आदि के बारे में तथ्यात्मक जानकारी दर्ज करता है। संचित अभिलेख। उपाख्यानात्मक अभिलेख एक अवलोकन है जिसे अवधि के दौरान छात्र के विकास के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कहानी के रूप में लिखा जाता है। दत्त कार्य के अंतर्गत असाइनमेंट होता है। अध्ययन के पाठ्यक्रम के भाग के रूप में छात्रों को आवंटित छोटे से कार्य को संदर्भित करता है। यह छात्रों की सीखने की क्षमता को काफ़ी बढ़ावा देता है। इसलिए सीसीई के दिशा निर्देशों के अनुसार कुछ स्कूलों में अभिभावक शिक्षक बैठक बिल्कुल नहीं होती है, या जहां यह बुलाई जाती है वहां यह अपने मुख्य प्रसंग से दूर रहती है। अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभिभावक शिक्षक बैठक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का भाग नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा कि अभिभावक शिक्षक बैठक सीसीई का भाग नहीं हो सकता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन किस तरह का मूल्यांकन करता है? यानी कि जो सतत विद्यार्थी के समग्र विकास की बात कर रहा है, सतत की बात नहीं कर रहा है, जो है थोड़ा कम विकास की बात नहीं कर रहा है, समग्र विकास की बात कर रहा है, तो वो किस तरह का मूल्यांकन करता है? सतत मूल्यांकन करता है, समग्र मूल्यांकन करता है, दोनों मूल्यांकन करते हैं, या दोनों ही नहीं करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा समग्र मूल्यांकन, क्योंकि बात हो रही है समग्र विकास की, तो वो समग्र मूल्यांकन ही करेगा। क्यों करेगा? आइए इस पर बात करते हैं। व्यापक मूल्यांकन और व्यापक रूप से अधिगम के परिणामों के मूल्यांकन पर जोर देता है। यह तनाव और चिंता को कम करता है, जो अक्सर परीक्षा के दौरान और बाद में युवा छात्रों के बीच बनता है। समग्र मूल्यांकन बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित होता है। यह उनके शिक्षण और विकास में अंतराल को कम करने के लिए कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। साथ में यह उनके बच्चों की प्रगति और प्रदर्शन के संबंध में माता पिता के साथ निरंतर संपर्क को भी प्रोत्साहित करता है। यह एक शिक्षार्थी के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देता है, जिससे छात्रों में अधिगम का अनुकूलन होता है। इसलिए उपर्युक्त बिंदुओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का आकलन समग्र मूल्यांकन के रूप में किया जाता है। तो सर्वांगीण विकास का आकलन समग्र मूल्यांकन के रूप में किया जा सकता है। बहुत बार जो है बच्चे इसमें दोनों आंसर इसमें सही करते हैं कि सतत और समग्र मूल्यांकन पर टिक कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पर सर्वांगीण विकास की बात आएगी वहाँ पर समग्र मूल्यांकन को आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा मुख्य रूप से किस चीज़ को बढ़ावा मिलता है या बढ़ावा देना है? इसका लक्ष्य, किसका लक्ष्य जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा मुख्य रूप से किस चीज़ को बढ़ावा देना है? बच्चों के बीच प्रतियोगिता, शिक्षकों के बीच प्रतिस्पर्धा, बच्चों में शैक्षणिक उत्कृष्टता या समावेशी शिक्षा। तो ज़्यादा ये तो नहीं होगा, प्रतियोगिता नहीं बढ़ानी है, प्रतिस्पर्धा भी नहीं बढ़ानी है, और उत्कृष्टता की ओर भी हमने नहीं ले जाना है। तो ज़्यादा बेहतर आंसर इसका होगा समावेशी शिक्षा को यहाँ पर जो है बढ़ावा देना है। अब इसका जो है एक्सप्लेनेशन क्या होगा, देखिए।
मूल्यांकन की निरंतरता और नियमितता पर जोर देना, यहाँ पर सीसीई का अपने आप में उद्देश्य होता है। एक बच्चे की वृद्धि के दोनों शैक्षिक और सह शैक्षिक पहलुओं का आकलन किया जाता है। विचार प्रक्रिया पर जोर देना होता है और रटने पर जोर नहीं देना होता है। आवश्यक सुधार करने के लिए सीखने के तरीकों को रिकॉर्ड करना होता है। नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से मूल्यांकन को सीखने का अभिन्न अंग इसके द्वारा बनाया जाता है। विचार प्रक्रिया को बढ़ाना होता है। संस्मरण पर जोर देना होता है। स्कूल में उनकी उपस्थिति के दौरान बच्चे के हर पहलू का मूल्यांकन करना होता है। छात्र के संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और भाव विषयक क्षेत्र को विकसित करना होता है। स्कूल में उनकी उपस्थिति के दौरान बच्चे के हर पहलू का मूल्यांकन इनके द्वारा किया जाता है। एक छात्र के संज्ञानात्मक, साइकोमोटर और भावात्मक डोमेन का विकास इसके द्वारा किया जाता है। एक बच्चे की वृद्धि के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पहलुओं का आकलन किया जाता है। नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण द्वारा मूल्यांकन को एक अभिन्न अंग इसके द्वारा बनाया जाता है। तो जो ज़्यादा बेहतर जो है समावेशी जो है यहाँ पर जो शिक्षा है जो है सीसीई के द्वारा इसमें बढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन है। जो ग्रेडिंग प्रणाली है सीसीई के अंतर्गत, उसका महत्वपूर्ण जो प्रयोजन है, उसका जो लक्ष्य है क्या होना चाहिए? छात्रवृत्ति का चयन करना, विद्यार्थियों के औपचारिक एवं कार्यालयी अभिलेखों की आवश्यकता पूर्ति करना, विभेदीकरण के लिए सूचना प्रदान करना या अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। तो सिंपल सी बात है, जो ग्रेडिंग प्रणाली है इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन यही है कि बच्चे को अगली कक्षा में क्या करना? प्रोन्नत करना। इसका आंसर होगा। क्यों होगा, बात करते हैं। ग्रेडिंग परीक्षा सुधार का एक अन्य पहलू है जिसे यूजीसी द्वारा सुझाया गया है, जिसमें सतत व्यापक मूल्यांकन और सत्रांत मूल्यांकन दोनों के लिए प्रासंगिकता होती है, क्योंकि इसमें आपको वर्ष भर आपने जो काम किया, जो पढ़ाई की है, जो आपका परफॉर्मेंस रहा है, तो उसके आधार पर जो है यहाँ पर इस पर जो है ग्रेड दिए जाते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य इस प्रकार है। क्या है? अगली श्रेणी में प्रोन्नत करना, अधिगम की सफलता को प्रोत्साहित करना, छात्रों को अधिगम के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना, निर्देशात्मक कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, शिक्षण अधिगम प्रकृति में सुधार करना, कुछ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए छात्रों को चुनना, पहचानना और उनका समूह बनाना, और साथ में छात्रों और अभिभावकों को संवाद में प्रतिपुष्टि देना। तो जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर वही है कि अगली श्रेणी में उनको प्रोन्नत किया जाए। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य अगली कक्षा में प्रोन्नत करना है। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या तात्पर्य है? या सतत जो है इसका मतलब क्या है? अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना, साथ में अंकों, ग्रेड व अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना करना, निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना, या फिर समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्याहान की योग्यता का मापन करना। तो इसका सही आंसर होगा, अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। यानी साथ में जो है विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए जो अध्यापन के दौरान ही उनका मूल्यांकन करना है और उनकी मूल्यांकन के साथ साथ उनकी सहायता भी करना है। तो ये सही आंसर होगा। इसका जो एक्सप्लेनेशन आगे है देखते हैं। सतत शब्द का अर्थ शिक्षण अधिगम के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना है। इसका अर्थ मूल्यांकन की नियमितता, सीखने की कमियों का निदान, सुधारात्मक उपायों का उपयोग और शिक्षकों और छात्रों को उनके स्व मूल्यांकन के लिए साक्ष्य की प्रतिक्रिया है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में सतत पहलू का तात्पर्य शिक्षण अधिगम के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना है। दूसरे शब्द में व्यापक का अर्थ है कि यह योजना छात्रों के विकास और वृद्धि के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पहलुओं को पूर्ण करने का प्रयास करती है। और आज का अंतिम प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में निम्न में से क्या शामिल है? तो क्या शामिल है इसमें? मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना,
शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना और शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। तो कौन से इसमें ऑप्शन सही हैं? तो सही ऑप्शन, पहले गलत ऑप्शन में देखते हैं। तो बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना है, उनको श्रेणीबद्ध करना, लेबलिंग करना है, श्रेणीबद्ध करना तो अपने आप में ये जो है नहीं करना चाहिए, तो ये तो आंसर अपने आप में गलत है। साथ में मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, ये सही हो सकता है। शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, तो ये भी इसके द्वारा किया जाता है। और शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, ये भी अपने आप में किया जा सकता है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी पहला, दूसरा और चौथा इसका सही आंसर होगा। पहला, दूसरा और चौथा, तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला सही होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन में निम्न चीज़ें इसमें शामिल होती हैं: संचयी अभिलेख, उपाख्यात्मक अभिलेख, पोर्टफोलियो आदि के माध्यम से शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक विवरण रखा जाता है। नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के साथ एकीकरण किया जाता है। एक बच्चे के विकास के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पहलुओं का आकलन करने के लिए मूल्यांकन के मापदंडों का और उपकरणों पर योजना इसके द्वारा बनाई जाती है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रश्न के संदर्भ में कथन पहला, दूसरा और चौथा अपने आप में सही है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक CCE कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित। इसके द्वारा 15 क्वेश्चन आपको कराए गए हैं विद इसमें पूरे जो है इससे संबंधित कॉन्सेप्ट आपको करा दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। हमने अपनी जो है प्ले लिस्ट में यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 को लगभग जो है पूरा कर लिया है। अब जो है अगली वीडियो आपको यूनिट 3 से दी जाएगी। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।